मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक विषय अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय। दोनों ही विषय इस देश के संदर्भ में एक बेहद दुखद घटनाक्रम हुआ था इस नई सदी की शुरुआत में गुजरात गोधरा दंगे के रूप में। उसमें एक चर्चित किरदार था, वो नाम था बिल्किस बानो। बिल्किस बानो गुजरात के दंगा पीड़ितों का एक चेहरा बनी थी, जिनके साथ नाइंसाफी हुई थी। एक लंबी लड़ाई बिल्किस बानो के द्वारा लड़ी गई। बिल्किस बानो जिनके कई परिजन उस दंगे की भेंट चढ़ गए। बिल्किस बानो जिन्हें अपनी मासूम बच्ची को अपने सामने मरते हुए देखने के लिए विवश किया गया। उन बिल्किस बानो के संदर्भ में तमाम न्यायिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, पर वह आजीवन कारावास की सजा पा रहे तमाम अपराधी इस देश के आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बरी कर दिए गए। कहा गया कि उनका चाल चलन ठीक है और चूंकि आजीवन कारावास की बुनियादी सजा जो 14 साल की होती है वह पूरी कर चुके हैं, तो इसके मद्देनजर उनको रिहा किया जाता है। बिल्किस बानो ने एक बार फिर इसके खिलाफ अदालत का रुख किया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मसले पर आज अपना फैसला दिया और उस फैसले में यह कहा कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में कोई और ऐसा गुनाह करने की कोशिश ना करे। अब इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस फैसले को सुनाते समय 2 सदस्यीय बेंच ने इस आधार पर इन आरोपियों को वापस जेल भेजने के संदर्भ में सजा सुनाई है, फरमान सुनाया है कि यह फैसला गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया, जबकि यह फैसला लिया जाना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा था, क्योंकि यह केस की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। अब एक अजीबोगरीब घटनाक्रम है जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले चरण में हम बात इस बिल्किस बानो प्रकरण पर ही करेंगे। दूसरे चरण में हमारी बातचीत मालदीव के साथ हमारे बिगड़ते रिश्तों को होगी। मालदीव के 3 मंत्रियों ने देश के प्रधानमंत्री और देश के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसके चलते माहौल गरमाया हुआ है। क्या कुछ हालात है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले चरण में हमारी बातचीत बिल्किस बानो प्रकरण पर। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील विषय पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि देयर आर नो मिस्टेक्स और फेल्यूर, ओनली लेसन्स। डेनिस बेटली के द्वारा जो कहा गया था वो ये था कि कोई गलती या असफलता नहीं होती, सब सबक होते हैं। डेनिस बेटली के द्वारा जो ये बात कही गई वो बिल्किस बानो के संदर्भ में हमारे न्याय प्रक्रिया को समझ में क्यों। ये सवाल है, बिल्किस बानो ने जिस विभीषिका का सामना अपने जीवन काल में किया, उस केस से जुड़े हुए दर्जन भर से ज्यादा आरोपियों को केवल अच्छे चाल चलन के आधार पर अगर सरकार दोष मुक्त करार दे देगी, उनकी सजा माफ कर दे देगी, तो फिर सवाल उठता है कि हत्या, सामूहिक बलात्कार, मासूम की नृशंस हत्या के संदर्भ में भी अगर लोग जेल के भीतर नहीं रहेंगे तो फिर कौन लोग जेल के भीतर। इस बात को अपने जहन में रखते हैं और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के उप महाधिवक्ता डॉक्टर मनोज गोरकेला जी कानूनविद के तौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ अब्दुल जी हैं जो बिल्किस बानो के परिवार से जुड़े हुए हैं, वह हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल गोयल जी भी हैं। अनिल गोयल जी की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं इस मसले को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो अनिल गोयल जी की मौजूदगी भाजपा के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए बेहद जरूरी है। तो मैं शुरुआत डॉक्टर मनोज गोरकेला जी से करूंगा और उनसे समझना चाहूंगा इस प्रकरण को किस दृष्टि से देखें। एक बड़ा बेचैन मामला है मेरे सामने डॉक्टर मनोज जी, और बेचैन मामला यह है कि इस मामले में जो आरोपी थे जिनको सजा सुनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिहाई के संदर्भ में याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये डायरेक्शन दिया कि गुजरात सरकार इस पर फैसला ले। गुजरात सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह फैसला लिया गया और ये तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ये फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को था ही नहीं, फैसला लेना था तो महाराष्ट्र सरकार को लेना था। तो थोड़ा रोशनी देंगे असल मामला क्या है। ऐतिहासिक फैसला है एक्चुअली। जब इस देश में हाई कोर्ट कभी भी कोई ऑर्डर करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जो
एक सिस्टम है हमारे देश में कि जब जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला करता है उसके बाद उसकी अपील हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज का फैसला होता है वो कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज किसी को फांसी की सजा देते हैं, फिर हाई कोर्ट उनको फांसी की सजा दे देता है, सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है। दिल्ली में छावला वाला मामला बहुत बहुत फेमस मामला था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दे दी थी, फांसी की सजा दे दी थी, हाई कोर्ट ने दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कहर की कोर्ट में जब सीजीआई थे तो जस्टिस कहर की कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया था। तो ये अलग अलग कोर्ट का अलग अलग विजन है, व्यूज हैं। अभी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल फैसला आया, अभी तो रिव्यू है, फिर क्यूरेटिव पिटिशन है। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करती है तो उसके बाद आर्टिकल 137 में रिव्यू का ऑप्शन होता है, फिर क्यूरेटिव पिटिशन का ऑप्शन होता है। तो जब तक क्यूरेटिव पिटिशन डिसाइड नहीं होती है तो तब तक एक 100% ऑब्जर्वेशन रखना वो पॉसिबल नहीं है। जी, देखिए मनोज जी, आपने मुझे बताया नहीं इसके बुनियादी पहलू के संदर्भ में जो फैसला गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया था रिहाई के संदर्भ में, आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहता क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं रखती है? ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना कि अगर किसी दोषी ने सजा की एक निश्चित मियाद पूरी करनी है तो वो अच्छे चाल चलन के आधार पर उसे दोष मुक्त उसे रिहाई दे सकती है। क्या अड़चन होगी? मैं आपको बताना चाहूं, अभी एक सिमिलर मुकदमा, मैं थोड़ा इसकी बारीकियों में जाना चाहूंगा डॉक्टर हिमांशु जी। आप तो बहुत विद्वान एक जो है संपादक है। एक्चुअली अभी एक मुकदमा मेरे पास आया है जो जबलपुर एमपी गवर्नमेंट ने एमपी जेल से मेरे को लेटर आया है कि हम जो है 26 जनवरी को इतने लोगों को बाइज्जत बरी करना चाहते हैं, बट एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मैंने उन कैदियों की तरफ से एक विड्रॉल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है और वो मैटर अभी कोर्ट में लगना है। कोर्ट का डिसीजन है कि कोर्ट क्या डिसीजन देती है, वो मैटर विड्रॉ करती है या मैटर डिसाइड करती है। तो मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की आखिरी कोर्ट है और उसमें आर्टिकल 142 का जो जजमेंट है वो आर्टिकल 141 के हिसाब से पूरे भारतवर्ष को मान्य है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। रही बात उस केस में किस ग्राउंड क्या रीजन दिए हैं वो तो जजमेंट जब आएगा, क्योंकि जब हम अभी जजमेंट पूरा आना बाकी है। हम लोग अभी इंटरनेट पे भी चेक कर रहे थे कि जजमेंट की कॉपी अगर हमें मिल जाती तो मुझे जो है डॉक्टर हिमांशु जी और पूरे जनता टीवी के सारे दर्शकों को एक्चुअल फैक्ट बताने का मौका मिल जाता। बट अभी मेरी टीम लगी हुई है, सारे लॉयर लगे हुए हैं। उस जजमेंट को जैसे हमारे पास जजमेंट की कॉपी आती तभी पता चलेगा कि रीजन क्या है, फैक्ट क्या है। क्योंकि हम लोग अगर कुछ ये कहना है, पर मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ। जस्टिस नागरत्ना उन्होंने इसमें उल्लेख किया है प्लूटो का कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए। तो मेरे साथ अब्दुल जी हैं। अब्दुल जी, आपसे जानना यह है कि दोषी थे, गंभीर किस्म का अपराध किया था, लंबी सजा जेल में काट चुके थे, सरकार ने फैसला किया कि अब इनको रिहा कर दिया जाए और शायद इनमें कुछ सुधार हुआ होगा तो वो एक सामाजिक जीवन जी सके। क्या नाराजगी रही आप लोगों को? और आज जो ये फैसला आया है इसके बाद आप कितने निश्चिंत हैं या अभी भी आपको एक अड़चन दिखती है कि ये लोग फिर बाहर आ सकते हैं? क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया था वो गुजरात सरकार ने लिया था और कोर्ट का आज का आदेश ये कहता है कि ये फैसला लेने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है। बस मसला इतना है। क्या कहते हैं अब्दुल भाई जफी? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कोर्ट ने जो बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को महाराष्ट्र कोर्ट ने सजा की थी और इसी सजा के बाद महाराष्ट्र से ट्रांसफर करवा के बड़ौदा सेंट्रल जेल में आए थे और सेंट्रल जेल में से गोधरा सब जेल में आए थे और सब जेल में से गुजरात सरकार ने इसको 15 अगस्त को मुक्ति दे दी थी जी। और इसके बाद हम हमारी लड़ाई चालू रही और लड़ाई लड़ने का चालू रहा और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में गए इनके बाद आज मीडिया से पता चला कि जो आरोपी है वो दोबारा 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वापस जेल में जाएगा, भेजा जाएगा। जी जी। तो आप इस फैसले से कितने संतुष्ट या असंतुष्ट? हम तो जो आज वो जो सुना है इससे हम तो संतोष है और हमको उम्मीद थी कि हमारे देश की न्याय तंत्र और सुप्रीम कोर्ट सब हमको भरोसा था और हमको जरूर न्याय मिलेगा। कोई
मैंने मिलेगा आपको न्याय वो क्यों हम नहीं? देखिए मेरे साथ में अनिल गोयल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। अनिल गोयल साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये इतनी अप्रिय स्थिति का सामना आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? थोड़ा इस विषय में बताएंगे गोयल साहब। आपसे जानने में मेरी वाकई दिलचस्पी है। बिल्किस बानो, जिसने अपने परिवार के 7 लोगों को गुजरात के दंगे में खो दिया। बिल्किस बानो, जिसने गर्भवती होते हुए अपने साथ सामूहिक बलात्कार जैसे दुष्कृत्य को झेला, और कोर्ट ने तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जिन लोगों को दोषी पाया, वो लोग आजन्म कारावास की सजा पा रहे थे। वो पार्टी, वो नेता जो बलात्कार के मामले में फांसी की सजा के पक्षधर रहे, एक सामूहिक बलात्कार के मामले के और हत्या के आरोपियों को छोड़ने के हिमायती क्यों हो गए, ये सवाल जहन में आता है। ये सवाल है गुजरात सरकार के संदर्भ में। वो साहब, थोड़ा आप रोशनी दे पाएंगे क्या आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जिसके चलते गुजरात सरकार को लगा कि इन लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रिहा करना ही सही मायनों में आजादी का परिचय है? हिमांशु जी, सही बात यह है कि जो भी काम करा है कानून ने अपने हिसाब से करा है। अगर वो उन्हें सजा दी है तो कानून ने दी है, और उसके बाद में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि राजस्थान गुजरात सरकार इस पर फैसला ले सकती है, और वो जो उन्होंने जो टिप्पणी, जो वहां के संबंधित अधिकारी है, जेल के अधीक्षक है और जो वहां के लोग हैं, उन सबकी भी ये राय थी कि इनको बरी करा जा सकता है, वो सहमति थी। और 18 साल की सजा पूरी होने के बाद अगर उस पर सारे कानूनी पहलू करने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी सहमति के बाद अगर सरकार कोई जनहित में कोई फैसला करती है तो उसमें उस हिसाब से उनका जनहित का फैसला था। और निश्चित तौर पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बयान दिया, जो भी उनका स्टेटमेंट आया है, जो भी उन्होंने फैसला दिया है, अब उस फैसले पर विचार करके कि गवर्नमेंट को अगर कोई जवाब देना है तो गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, क्या जवाब नहीं देगी, ये गवर्नमेंट के लेवल पर ही सोचा जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि कानून का, माननीय कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं। अगर माननीय कोर्ट ने पहले कोई इजाजत दी है तो उसने भी कुछ तथ्यों को और पहलुओं को देख करके इजाजत दी होगी। और आज भी माननीय सुप्रीम मैं कोर्ट अनिल जी ने बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहता हूं, बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं आप। एक तो कोर्ट ने टिप्पणी की सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी चाहिए। और मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल यह था अनिल जी कि जो पार्टी और उस पार्टी के जो तमाम प्रमुख राजनेता हैं, वो बलात्कार जैसे मामले में संसद के भीतर जब निर्भया कानून आ रहा था तो फांसी की सजा के संदर्भ में पैरवी कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोग अपवाद स्वरूप थे कि गलती हो जाती है, इस प्रकार की दलील दे रहे। जानना आपसे यह है कि एक महिला जिसने दंगों में अपने परिवार के 17 में से 7 सदस्यों को सामने मरते हुए देखा, एक महिला जिसके मासूम बच्चे को दंगाइयों ने मार दिया, एक मासूम महिला जो गर्भवती थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार जैसा पाशविक कृत्य हुआ, और वो महिला अभी भी जिंदा है, और उसके साथ इस प्रकार का पाशविक कृत्य करने में दोषी पाए गए 11 लोगों को एक लोक हितकारी सरकार रिहा करने का फैसला लेती है आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। वो साहब, जानना केवल इतना है कि इससे समाज को क्या संदेश है, इसके संदर्भ में आपकी दृष्टि और सोच क्या है? ये कानून की आड़ में इसकी दलील मत दीजिए। आप एक जिम्मेदार दल के जिम्मेदार प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, वो दल जिस पर इस देश को भरोसा है, वो दल जिसके सर्वोच्च नेता के पीछे ये देश चलता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। मेरा ये सवाल बहुत जिम्मेदारी के साथ गोयल साहब आपसे है कि क्या आपको नहीं लगता है कि गुजरात सरकार के द्वारा रिहाई के संदर्भ में उठाए गए कदम ने कहीं ना कहीं पूरे देश में आपकी साख को प्रभावित किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो आपको पुनर्विचार के लिए बाध्य करता है कि ऐसे मसलों पर आपकी नीति और रीति क्या होनी चाहिए? हिमांशु जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन करा है और हम इस बात पर कटिबद्ध भी हैं। और आपने ये देखा होगा कि 2014 में गुजरात सरकार ने ही अपनी तरफ से पास करके भेजा है कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको फांसी की सजा तो दी जाएगी, सजा कम करने की बात हुई। अगर हम कहीं कटिबद्ध नहीं थे तो 2014 में हम इसको नियम को नहीं बनाते जो गुजरात सरकार ने पास करके भेजा है। लेकिन अगर मानो जो 2014 से पहले के जो केस हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं,
कानूनी प्रक्रिया में जहां पर जिसको सजा, जो दो पक्ष है, एक पीड़ित पक्ष, एक मतलब गुनाहगार पक्ष, और दोनों पक्षों को कोर्ट में जाने की इजाजत है, दोनों पक्षों को कानून के अनुसार चलने की इजाजत है, दोनों के तथ्यों को देखते हुए ही कोर्ट भी फैसले करती है, सरकारें भी फैसले करती हैं। और हम कहीं भी इस बात का, अगर हमारे पास उस बात का समर्थन करने वाली बात होती तो 2014 में गुजरात सरकार इस चीज को पास नहीं करती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी नीयत पर कहीं कोई शंका करने का विषय नहीं है, हम बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा बिल्कुल लेकर आपकी नीति और नियत पर संदेह करने का सवाल ही नहीं। भाई इतना बता दीजिए कि बिल्किस बानो के साथ ज्यादती करने वाले 11 लोगों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार ने क्यों लिया था? मैं सिर्फ अनिल गोयल जी विनम्रता पूर्वक आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आपको लगता है कि इससे क्या संदेश समाज को दे पाए? क्या ये संदेश दे पाए कि जो सांप्रदायिकता का आरोप लगता है, हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण का आरोप लगता है, क्योंकि बिल्किस बानो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और जो लोग दोषी पाए गए थे वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? सीधा सवाल है और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस समाज के संदर्भ में अपनी मानते हुए सवाल आपसे करता हूं कि क्या आपको ये संदेश देना था कि देखो इन लोगों के संदर्भ में चिंता तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा है क्या? यही बात यह है कि कानून के सामने हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक है, और देश के नागरिकों में सबको सब जगह हमें ये कहने में कहीं भी संकोच नहीं है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान के अंदर ही सुरक्षित है, इतने वो विदेशों में भी सुरक्षित नहीं है। जहां तक सही बात यह है कि आज के दिन भी अगर हम जितना भी काम कर रहे हैं, हम उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे, हम सिर्फ देश के नागरिक देख रहे हैं। देश के आप नागरिकों मुझे अभी तक भी इस संदर्भ में एक दलील नहीं दे पा रहे हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के रहते 3 तलाक जैसी क्रूर प्रथा का खात्मा करने का साहसिक कदम उठाया गया, उस नेतृत्व के रहते हुए बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों की रिहाई का फैसला क्यों लिया गया? एक बार फिर विचार कीजिएगा। मेरे सवालों में मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर मनोज गौरकेला जी के पास वापस आना चाहता हूं। और गौरकेला जी, इस खतरे के संदर्भ में आपसे बात करनी है कि आज का यह फैसला अधिकार क्षेत्र को लेकर आया है। मूलतः ये कहा गया कि घटना भले गुजरात में हुई, पर सुनवाई चूंकि महाराष्ट्र में हुई थी, सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, इसलिए रिहाई संबंधी फैसला महाराष्ट्र की सरकार करेगी। आपसे 2 सवाल है मेरे इसमें कि ये तकनीकी तौर पर कितनी सही बात है कि अगर कोई वारदात किसी एक राज्य में हो तो उसके संदर्भ में सजा रहे ना रहे इसका फैसला करने के लिए अख्तियार दूसरे राज्य की सरकार के पास आ जाए। एक तो सवाल ये, और दूसरा इस बात का खतरा कितना है कि गुजरात में जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के समर्थन से महाराष्ट्र में भी सरकार, तो इस बात को लेकर कितनी आशंका या संभावना, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहे गौरकेला जी, कि ये जो 11 दोषी हैं ये अभी जेल तो भेज दिए जाएंगे, पर अमृत महोत्सव के मौके पर रिहाई का फैसला जैसा गुजरात सरकार ने लिया तो उसी दल की सरकार के बदौलत महाराष्ट्र में सरकार है, तो एक बार फिर रिहाई का फैसला हो जाए। मनोज जी थोड़ा दृष्टि दीजिए, मैं कानूनी दृष्टि से। एक्चुअली इस तरह के बहुत सारे केसेस मुझे हैंडल करने का मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या होता है, जब ये मामला एफआईआर इसमें हुई थी 2002 में, जब ये एफआईआर हुई थी तो ये मामला गुजरात से ट्रांसफर कर दिया गया था सीबीआई, ये महाराष्ट्र, और इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं पहली बात। और जब कोई मामला किसी राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फिर वो राज्य पहले वाले राज्य का रोल खत्म हो जाता है, एज पर द लॉ, कानून बता रहा हूं जी। जब अगर कोई मामला, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, हम लोग बहुत सारे पिटिशनें फाइल होती हैं जनरली ये सुप्रीम कोर्ट में, कि एक राज्य से, विकास यादव वाला केस मैंने लड़ा था, वो केस उसको हमने यूपी से दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया था। जो जब दिल्ली में ट्रांसफर हुआ था तो उसका ट्रायल से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चला था, और दिल्ली जब ट्रांसफर हो गया तो फिर दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट में आता है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति जिस जेल में रहता है, ये भी बड़ी विडंबना है,
अगर कोई व्यक्ति भारत के जिस जेल में रह रहा हो, चाहे गुजरात रह रहा हो, कर्नाटका रह रहा हो, मेघालय रह रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड रह रहा हो, तो उस जेल में उसका रहन सहन, ये जो सीआरपीसी का सेक्शन 432 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन 2B है सीआरपीसी का, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर 14 साल सजा, उम्र कैद की किसी को सजा हो गई और वो 14 साल तक वो जेल में रहता है और उसका चलन, उठना बैठना, बोलना चालना, उसका व्यवहार, उसका नेचर इतना अच्छा हो जाता है कि वो बाहर जाके कभी कोई इस तरह का, वो जेल के बाहर लिखा होता है मैं यहां आया हूं अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए, अगर वो प्रायश्चित वो कर चुका है तो, और ये सब कौन डिसाइड करता है? ये जिस जेल में वो व्यक्ति रह रहा है उस जेल का जेलर, उस जेल का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उस जेल का डीजीपी, उस जेल के कर्मचारी डिसाइड करते हैं। वो रिपोर्ट भेजते हैं सरकार के पास और सरकार फिर डिसाइड करती है और ये कमेटी बैठती है। इतना इजी नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा कर लो और हो गया जी। और अगर कोई आदमी जेल में रह रहा है और उसने किसी को मार पीट दिया और वो रिकॉर्ड में आ गया और उसके बाद भी वहां की गवर्नमेंट बोल रही है इसको बाहर निकाल दो, तो वो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, सीएम भी कुछ नहीं कर सकता, वो डिसाइड करता है जेल का एडमिनिस्ट्रेशन, जेल का विभाग। तो उसके बाद अभी जो मेरे पास मेरा तो एक बुनियादी सवाल है, मेरा आपसे सवाल ये था कि ये जो फैसला है ये गुजरात सरकार को ये फैसला लेने के लिए अधिकृत ही नहीं है, ये बताने वाला है। क्या ये आशंका अभी भी कायम है मनोज जी, कि अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो बिल्किस बानो के साथ बलात्कार के आरोपी फिर रिहा हो सकते हैं? इस संभावना के संदर्भ में बतौर कानूनविद आपका कहना क्या है? जो ये मैं आपको बताऊं, ये इतना इजी केस नहीं है। क्या हुआ होगा, ये लोग जो गुजरात की जेल में रह रहे हैं, तो गुजरात की जेल में जो व्यक्ति रह रहा है वो वहां से रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट के पास जाती है, हर कैदी की रिपोर्ट जाती है और उस कैदी की रिपोर्ट ये इन्होंने इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं भेजा, इन्होंने भेज दिया गुजरात गवर्नमेंट को और गुजरात गवर्नमेंट को जेल एडमिनिस्ट्रेशन भेजता है तो गुजरात गवर्नमेंट डिसीजन लेती है उसके बेसिस पे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जेल है गुजरात, वो जेल महाराष्ट्र नहीं है। अब जब अगर वहां के जेल एडमिनिस्ट्रेशन इसको महाराष्ट्र भेजते और महाराष्ट्र भेजेंगे, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, कर रही है सीबीआई, और सीबीआई आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये मामला इतना इजी नहीं है कि अगर आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन अगर कहीं बाहर होता है तो उस व्यक्ति का वो जेल भी, वो व्यक्ति भी कई का केसों में वो व्यक्ति को भी उसी जेल में भेज दिया जाता है जहां पर वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जहां पर जांच हो रही है। और कई मामलों में ये मामला क्या होता है, गुजरात जेल में है, वहां के मदद नहीं कर रहे हैं आप, मुझे और उलझाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे दर्शकों को भी उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत सरल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पर जाइए। मैं यहां अदालत में जिरह नहीं करवा रहा, मैं केवल इस संभावना के विषय में आपकी दृष्टि जानना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इन अपराधियों को जो लंबे समय से जेल में हैं अच्छे चाल चलन के आधार पर एक बार फिर माफी दे सकती है? क्या यह विकल्प अभी भी खुला हुआ है कि ये अपराधी सरकार से माफी का हकदार होकर बाहर दिखाई दे सकते हैं, या अब ये संभावना खत्म हो गई, अब ये जीवन भर जेल के अंदर ही रहेंगे? बस इतने विषय के संदर्भ में आप अपना मंतव्य कानूनी दृष्टि से क्या है वो बता दो। दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों ने बोला है, क्योंकि जजमेंट कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम जजमेंट जो है, जो जजमेंट लेटेस्ट आया वो जजमेंट मान्य होगा। आर्टिकल 141 ये कहता है, आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो आज की डेट में जो ये जजमेंट आया है इसके बेसिस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट जुरिडिक्शन बनता रही है गुजरात गवर्नमेंट का, सेक्शन 432 ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जो सीआरपीसी के प्रोविजन है उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट संविधान के प्रोविजन से बना हुआ है और एक्ट जो बना हुआ है वो संविधान के प्रोविजन से निकला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल स्टैंड करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, कल के दिन ये रिव्यू चले जाए, क्योंकि इस पे इंटरप्रिटेशन बहुत, और अगर इसकी बारीकियों में जाए तो इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन आज की डेट में हम आपके प्रश्न का उत्तर देते कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन सच बात यह है कि अभी भी विकल्प खुले हुए इनकी रिहाई के संदर्भ में, इसलिए जिम्मेदारी आ जाती है वापस अनिल गोयल जी आपके पास। सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर इस रिहाई से आपकी किरकिरी तो काफी हुई, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप तो न्याय दिलाने के लिए ही सत्ता में आए हैं, एक दमदार सरकार, एक मजबूत सरकार,
और जैसे ये फैसला आया है, कांग्रेसियों ने और अन्य दलों ने तो आप पर आरोपों की बाढ़ लगा दी है। तो गोयल साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपके द्वारा शासित जो प्रदेश हैं, चाहे वो गुजरात और चाहे वो महाराष्ट्र, इन अपराधियों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेगी या उसकी सद्भावना बिल्किस बानो के साथ रहेगी, जिसने अपने जीवन काल में उस त्रासदी को भोगा है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक पटक कर मार दिया गया। बिल्किस बानो के सामने उसकी मां के साथ भी बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो के साथ भी बलात्कार हुआ और अन्य महिलाओं के साथ भी हुआ। और लंबी लड़ाई के बाद ये आरोप सिद्ध किए जा सके, क्योंकि जब आरोपों की जांच चल रही थी उस समय पर भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिशें हुई, ऐसा जांच के अंतर्गत बताया गया। आपसे जानना चाहूंगा अनिल गोयल साहब, क्या इस मामले से अब आप अपने आप को दूर रखना चाहेंगे या इस मामले के अपराधियों के साथ सद्भावना और सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने के हिमायती होंगे? हिमांशु जी, अपराधी तो अपराधी होता है, अपराधी के साथ कभी भी सद्भावना नहीं होती। लेकिन जो कानून ने अधिकार दिया है दोनों पक्षों को, और दोनों पक्षों को अधिकार देने के बाद अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे तो उसके अंदर जो बात सुनने लायक है वो लोग सामने, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार हो, उनको सुनना पड़ेगा। जैसा कि मनोज जी ने बताया और मैंने भी आपको इस स्टार्टिंग में शॉर्टकट में बताने की कोशिश करी थी कि जो वहां की जेल है, जो वहां के सुप्रिंटेंडेंट, जो वहां के अधिकारी हैं, जो जांच, उन सबने सहमति जताई है कि इनके 14 साल के सही कार्यक्रम, मतलब इनके आचरण को देखते हुए इनको रिहा किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं कानून से बंधी हुई है। सरकार की निगाह में अपराधी अपराधी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई कुछ भी है। हम उसको धर्म के रूप में नहीं देख सकते। लेकिन जहां तक अधिकार अपराधी को और जो मुजरिम है दोनों को अपना ये है कि भाई अपना पक्ष रखने का हक है, और उस पक्ष में सही और गलत फैसला हमेशा मान्य कोर्ट का ही करते हैं, और कोर्ट का फैसला लगभग सबको मान्य है और हमें भी मान्य है। और जहां तक फैसले की बात है तो निश्चित तौर पर सरकारों का जो काम होगा सरकार उस पर देखेगी, कोर्ट जो पक्ष है वो अपना देखेंगे, और देखने के बाद में जो भी उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। इसके अंदर सरकार पार्टी नहीं है, सरकार या राज्यपाल पार्टी नहीं है। ये तो ये कि जो तथ्यों के आधार पर उनके पास चीज भेजी जाती है उस तथ्यों के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपने निर्णयों से इनकार नहीं करती। बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ, इस बात से किसी को भी गुरेज नहीं है, सभी बातें उसके साथ गलत हुआ, पर उसके साथ गलत करने वाले किस सजा के हकदार हैं, शायद घटना के 20 साल 21 साल बाद ये अभी भी विवाद का विषय बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें तकनीकी आधार पर रिहाई को गलत करार दिया गया है, पर क्या सैद्धांतिक आधार पर भी ये रिहाई गलत है? तकनीकी आधार यह है कि इस राज्य सरकार को अधिकार नहीं था, अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, पर सैद्धांतिक विषय यह है कि क्या ऐसे जघन्य कांड को अंजाम देने वाले लोग किसी भी परिस्थिति में समाज में खुला घूमने के हकदार हैं या नहीं। शायद इस पर और स्पष्ट फैसले की जरूरत सुप्रीम कोर्ट से है। हमें गौर गहलोत साहब बता रहे हैं कि अभी विस्तृत आदेश मिला नहीं, उम्मीद करते हैं कि विस्तृत आदेश शायद हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कर पाएगा, पर इतना तय है कि इस मसले पर समाज में संदेश जाना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक मसले पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस देश की अस्मिता से जुड़े हुए विषय पर बात करेंगे, जो सीधे तौर पर मालदीव सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से जुड़ा हुआ। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और